Hello everyone, welcome to our channel Bioverse, the universe of biology। तो आज ये बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड सम का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक्स के बारे में बताया था, उसके तीनों टाइप्स बताए थे। तो आज उसमें से पहला टाइप मोनोसैकेराइड के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? इनको सिंपल शुगर कहा जाता है और ये सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, इनको जानने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप के साथ वो 6 कार्बन एटम हो जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हों। सेकेंड, ये मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड होते हैं नेचर में और इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? डी ग्लूकोज। और समटाइम इसको डेक्सट्रोज के नाम से भी रिफ़र किया जाता है, डी ग्लूकोज को। मोनोसैकेराइड और ऑफ जो मोनोसैकेराइड होते हैं अगर वो 4 और मोर कार्बन्स के होते हैं तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब इसमें आगे आप पढ़ेंगे इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड कलरलेस। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपने चीनी तो देखा ही होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे फॉर्म को कहते हैं जो इस तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं और क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल इन पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nOn। ये इनका जनरल फार्मूला होता है मोनोसैकेराइड्स के लिए। जनरली लोग इसको पूरे कार्बोहाइड्रेट पे अप्लाई करते हैं लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है। अब चलिए इसमें जान लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें मोनोसैकेराइड कैन बी नेम्ड बाय सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम विद सफिक्स ओज एडेड। इसमें देखिए सफिक्स क्या होगा? वो सफिक्स मतलब जो किसी भी जो वर्ड है या शब्द है जिसके पीछे जुड़ा हो, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो उस सब्जेक्ट के आगे जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए लिखा है ट्राईओज, ठीक? तो यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है? ये एरिया क्या है? ओज वाला, ये इसका सफिक्स है और इस वर्ड का प्रीफिक्स क्या है? ट्राई। तो होप आप प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में समझ गए होंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि इसका जो वर्ड है वो पीछे किससे स्टार्ट होता है? ओज से होता है। मोस्ट कॉमनली जैसे मोनोसैकेराइड है 3 to 9 कार्बन एटम। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें 3 से 9 कार्बन एटम पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये मोनोसैकेराइड यहाँ पाया जा रहा है, इसमें 1 2 3 कार्बन एटम है। इसी तरह और सारे मोनोसैकेराइड होंगे जिनमें 3 to 9 के बीच में कार्बन एटम पाए जाते हैं, ठीक? नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कह रहा है? सफिक्स ओजेज इंडिकेट दैट अ मॉलिक्यूल इज ए कार्बोहाइड्रेट। ओज ये इंडिकेट करता है कि वो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें प्रीफिक्स क्या होते हैं? अगर 3 to 9 पाया जा रहा है तो आप लोग पढ़े होंगे ट्राई टेट्रा का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है ट्राई टेट्रा पेंटा एंड सो फोर्थ। इसके आगे इंडिकेट करता है इसके प्रीफिक्स को, ठीक है? ये इसके नंबर को इंडिकेट करता है कि इसमें कितने कार्बन एटम है इस चेन में। ट्राई मतलब अगर ट्राईओज कह रहा है, ट्राईओज, ठीक, इसका मतलब 3 कार्बन। टेट्राओज दैट मीन्स 4 कार्बन। पेंटोज मतलब 5th कार्बन। हेक्सोज 6 कार्बन। हेप्टोज मतलब 7 कार्बन। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि मोनोसैकेराइड जो है कि अगर वो 4 5 6 इस तरह से कार्बन एटम उसमें है तो उनको टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज रिस्पेक्टिवली नाम दिया जाएगा, ठीक है? अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। पहला जिसको एल्डोलेजिस कहते हैं और इसमें ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड CHO। अगर ये ग्रुप पाया जाएगा तो उसको एल्डोलेजिस कहेंगे। किसी भी अगर मोनोसैकेराइड में ये ग्रुप पाया जा रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? एल्डोलेज के अंदर। और अगर वो C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? कीटोजेस के अंदर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कीटोजेस का। ये देखिए ये क्या है? यहाँ पे ये दिया गया है कीटोजेस का और यहाँ पे ये क्या है? C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप। और इसी जगह पे ये देखिए यहाँ
CHO ग्रुप पाया जा रहा है, ये क्या है, एक एल्डोज है। ये दोनों दो स्ट्रक्चर हैं। जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के बारे में। ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के बारे में आप पढ़ेंगे जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, तो वहाँ आप जानेंगे इसको। ये क्या है, एक एल्डोलेज है और ये एक कीटोज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोज, अगर कीटोन ग्रुप तो उसको कीटोज कहा जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होते हैं। देखिए एसिमेट्रिकल कार्बन के लिए आपको मैं यहीं से समझाती हूँ। 4 डिफरेंट ग्रुप बाउंड विथ 1 कार्बन एटम एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए ये ऐसा कार्बन जो जिसके चारों ग्रुप क्या हो, वेरिएबल हो, डिफरेंट। अब ग्रुप से समझिए, देखिए ये कार्बन एटम है, ठीक, ये एक कार्बन एटम है। यहाँ मैं इसको समझाती हूँ आपको। ये एक कार्बन एटम है, इसके ग्रुप देखिए, ये इस ग्रुप से OH, ये पूरा अलग ग्रुप, यहाँ पे H और ये पूरा अलग ग्रुप। मतलब इस आपके कार्बन से यहाँ देखिए 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। इस तरह के कार्बन को एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। और इसमें एक्सेप्शन क्या दिया गया है, एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के। अब देखिए यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में देखिए इसमें ये क्या है, ये वाला ग्रुप तो समझ लीजिए अलग हो गया, ठीक, ये वाला ग्रुप भी अलग हो गया और O अलग हो गया। लेकिन यहाँ C2 दिया, C2 का मतलब इधर भी एक C रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप जो है सेम हो गए। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं कहा जाएगा। इसमें 4 कार्बन्स डिफरेंट हैं। इसके लिए किसी भी कंपाउंड को एसिमेट्रिकल कार्बन होने के लिए, या इसी को कायरल कार्बन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कायरल कार्बन भी कहते हैं, उसके लिए क्या है, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। नेक्स्ट जान लीजिए, इसमें एक टर्म आता है और इनांसियोमर। व्हाट इज इनांसियोमर, कायरल मॉलिक्यूल। अब कायरल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब समझ गए आप, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल, जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल in 2 configuration that are non superimposable mirror to each other identified by एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ऐसे कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल ग्रुप हों। इस नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब अगर आप किसी कंपाउंड को ऐसे रख रहे हैं OH, ठीक है, H ऐसे आ रहा है, और जब दूसरा कंपाउंड इसी के ऊपर रखा जाए, मान लीजिए मैं कलर चेंज करके देखती हूँ, ये देखिए, अगर दूसरा इसी की तरफ रखा जाए ऐसे सेम, जैसे आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रखते हैं, तो इधर क्या हो, इधर OH आए और इधर H आए, मतलब एक दूसरे को इम्पोज करे, सेम इमेज ना बने। जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका सेम इमेज दिखता है, नहीं, हमेशा वो आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज दिखता है, ठीक। जैसे कि देखिए इसमें 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं, D कॉन्फ़िगरेशन, L कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हमेशा लिखा रहता है D ग्लूकोज L ग्लूकोज, ऐसा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि ये इनांसियोमर होते हैं और ये 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं। किसके द्वारा ये दिया था, किसने, अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन। फिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था, ठीक। उसमें D कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, व्हेन OH ग्रुप ऑन राइट साइड, मतलब अगर OH ग्रुप, ठीक, वो राइट साइड में है, राइट साइड हमेशा याद रखिए, आपके हथेली का राइट जो है अगर उस साइड में है तो उसको D कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अगर लेफ्ट साइड में है OH ग्रुप तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, लेफ्ट साइड वाले OH ग्रुप को क्या कहेंगे, L कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो लेफ्ट साइड में है। तो होप आप ये समझ गए, सॉरी, अगर लेफ्ट साइड में OH ग्रुप पाया जा रहा है, देखिए यहाँ नहीं पाया जा रहा OH ग्रुप, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में भी OH ग्रुप पाया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, L कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा इनांसियोमर क्या होते हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। इसमें 2 टाइप के पाए जाते हैं, D और L। D क्या होता है, राइट साइड में, D राइट साइड, और L जो है लेफ्ट साइड में OH ग्रुप पाया जाएगा। D राइट साइड OH ग्रुप, L जो है लेफ्ट साइड OH ग्रुप। अब जान लेते हैं एपीमर क्या होते हैं, ठीक है। एपीमर क्या होते हैं, मेनी कॉमन शुगर आर क्लोजली रिलेटेड डिफरिंग ओनली बाय स्टीरियो केमिस्ट्री एट सिंगल कार्बन एटम। बहुत सारे क्या होते हैं जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, शुगर होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, लेकिन कोई एक कार्बन एटम, जैसे यहाँ पे देखिए ये और ये एक दूसरे से इस कार्बन एटम पे वेरी कर रहे हैं, तो इस तरह के कार्बन को क्या कहते हैं, इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, एपीमर्स। ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल देखिए दिया है, फॉर एग्जांपल
डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज डिफर ओनली एट कार्बन एटम 2। ये देखिए जो डी ग्लूकोज यहाँ पे और ये डी मैनोज एक दूसरे से किसका C2 कार्बन एटम पे थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं। इसका H इधर है और इसका H इधर है, ठीक। इसका OH इस साइड है और इसका OH इस साइड है। इन दोनों के क्या हैं जो ग्रुप्स हैं थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं। सेम देखिए क्या दिया हुआ फिर, सुगर दैट डिफर ओनली बाय स्टीरियो केमिस्ट्री एट सिंगल कार्बन एटम, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एपीमर कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे दिया गया है डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज आर नॉट एपीमर बिकॉज देयर कॉन्फ़िगरेशन डिफर एट मोर देन वन कार्बन। अगर एक कार्बन से ज़्यादा अगर उनका हुआ एक दूसरे के साथ तो वो एपीमर नहीं कहे जाएंगे। सिर्फ ये कंडीशन किसके लिए लागू होता है, जब केवल और केवल एक कार्बन एटम पे क्या हो, वो ग्रुप वेरी करे। जैसे कि देखिए इसमें ये यहाँ पे इन दोनों में ये इस कार्बन पे ये वेरी कर रहे हैं, जबकि डी मैनोज को देखा जाए तो ये दो कार्बन एटम पे वेरी करने लगेगा डी गैलेक्टोज के साथ, तो ये क्या होगा, एपीमर नहीं कहा जाएगा। यहाँ इस फिगर में यही बताया गया है, इस स्ट्रक्चर में समझाया गया आपको कि कैसे जो है एक दूसरे से वेरी होते हैं कार्बन। ये देखिए यहाँ, और फिर इस पे देखिए ये यहाँ डी मैनोज जो है डी ग्लूकोज के साथ इस पे वेरी कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए डी ग्लूकोज जो है वो डी गैलेक्टोज के साथ कार्बन नंबर 4 पे वेरी कर रहा है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका साइक्लिक फॉर्म जानते हैं। यूजुअली देखिए आपको समझाने के लिए तो हम लोग ये इसका फ्री फॉर्म दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल ये जो पाया जाता है वो अपने साइक्लिक फॉर्म में ही पाया जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसका साइक्लिक फॉर्म कैसे बनता है और साइक्लिक फॉर्म क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक फॉर्म्स, मोनोसैकेराइड हैविंग 5 और 6 कार्बन चेन टू गिव साइक्लिक स्ट्रक्चर इन एक्वस सॉल्यूशन वाया हेमीकेटल और हेमी एसिटल फॉर्मेशन। जो अगर साइक्लिक जो आपके मोनोसैकेराइड है 5 to 6 कार्बन्स उसमें पाए जा रहे हैं, तो वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करके, किसके थ्रू, हेमी एसिटल और हेमी केटल के फॉर्मेशन से। 5 और 6 मेंबर रिंग्ड फेवर्ड फॉर अदर रिंग साइज बिकॉज ऑफ द लो एंगल एंड एक्लिप्सिंग स्ट्रीम, ठीक। चलिए जानते हैं हेमी केटल क्या होता है। हेमी केटल इन जनरल एन एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विथ एल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसिटल। एक एल्डिहाइड जनरली एक अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हेमी एसिटल बनाता है। देखिए ये क्या बना रहा है, पहले क्या था, ये एल्डिहाइड था RCOH, और जब इस अल्कोहल से रिएक्ट किया तो ये क्या बना रहा है, एक हेमी एसिटल बना रहा है। फिर हेमी केटल क्या होते हैं, ए कीटोन कैन रिएक्ट विथ एन अल्कोहल टू फॉर्म हेमी केटल। जब एक कीटोन किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, हेमी केटल बनाता है। उसको क्या कहते हैं, हेमी केटल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये कीटोन है, कीटोन रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल से तो ये क्या बना रहा है, हेमी केटल बना रहा है। अब जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे। दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं केमिस्ट्री में, पायरॉन रिंग्स और फ्यूरॉन रिंग्स। आप हमेशा बनाते होंगे इस तरह का बेंजीन रिंग आप हमेशा केमिस्ट्री में बनाते होंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पायरॉन और फ्यूरॉन रिंग। अब जान लीजिए पायरॉन और फ्यूरॉन रिंग क्या होते हैं। 5 और 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर इन एक्वस सॉल्यूशन वाया हेमी केटल या हेमी एसिटल के फॉर्मेशन से रिंग के साइज का फॉर्मेशन करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो दो स्ट्रक्चर होते हैं, फ्यूरॉन एंड पायरॉन। अब जान लीजिए फ्यूरॉन और पायरॉन क्या होते हैं। फ्यूरॉन और पायरॉन यहाँ आप देख सकते हैं, फ्यूरॉन क्या होते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, जबकि पायरॉन क्या होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग का जब फॉर्मेशन होता है, जब 6 कार्बन मिलके किसी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको पायरॉन कहते हैं, और जब 5 मेंबर्ड किसी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूरॉन कहते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज एट C1 एल्डिहाइड ग्रुप इन ओपन चेन फॉर्म रिएक्ट विथ C5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू एन इंटरामोलिकुलर हेमीकेटल। द रिजल्टिंग साइक्लिक हेमीकेटल 6 मेंबर्ड रिंग कॉल्ड पायरानोज रिंग बिकॉज इट सिमिलरिटी विथ पायरॉन। देखिए जब C1 एल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज अगर अपना C1 एल्डिहाइड वाला ग्रुप जो है ओपन चेन का, वो रिएक्ट करता है C5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो वो क्या बनाता है, पायरॉन रिंग बनाता है, जिसको पायरानोज कहते हैं। अब यहाँ से आप समझिए, ये देखिए इसका C1 यानी कि CH2OH एल्डिहाइड का C1 ग्रुप जब रिएक्ट करता है C5 के OH ग्रुप से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ पे
इसका CH2OH रिएक्ट करता है OH ग्रुप से, तो ये क्या बनाता है, एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या कहते हैं, पायरानोज रिंग, बिकॉज इट शो सिमिलैरिटी विथ पायरॉन रिंग। याद रखिएगा हमेशा C1 जो CHO ग्रुप है इसका फर्स्ट रिएक्ट करता है C5 के OH ग्रुप से। इसी वजह से देखिए जब ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि CH2OH ऊपर क्यों आता है, क्योंकि यही पहले आके रिएक्ट करता है C5 से, और यहाँ पे देखिए ये दोनों कंबाइन जब होंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और OH नीचे की तरफ, और बाकी सारे क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, पायरॉन रिंग का। नेक्स्ट देखिए सिमिलरिटी होती है फिर इसी तरह से, जो सिमिलरली C2 कीटो ग्रुप from ketohexases such as fructose can form an intramolecular hemiketal by reacting with C6 hydroxyl group to form 6 membered cyclic hemiketal, या C5 hydroxyl group 5 membered हाई ये hemiketal फॉर्म करेगा, 5 membered ring called furanose because of similarity with furan। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो फ्रक्टोज होता है वो C6 कार्बन का भी एटम यानी कि पायरॉन रिंग भी बना सकता है, और C5 मतलब 5 कार्बन एटम रिंग जो है पायरानोज भी फ्यूरानोज भी बना सकता है। इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, तो अगर फ्यूरॉन रिंग बनाएगा तो उसको फ्यूरानोज कहेंगे। देखिए तो थोड़ा सा ही स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, जो कीटोन होते हैं सॉरी फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ, जो C5 कार्बन एटम से ये बना रहा है। ये देखिए इसमें क्या किया है इसने, इसका C2 कीटो ग्रुप किससे रिएक्ट किया है, इसके C5OH ग्रुप से, C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट किया है। तो ये क्या बनाया, 5 कार्बन एटम रिंग CH2OH, इसका ये ग्रुप कीटो ग्रुप कीटो वाले करेगा ना, तो इसका ये कीटो ग्रुप किससे रिएक्ट किया है, फ्यूरानोज रिंग बनाया है। इस तरह से रिएक्ट करके ये देखिए CH2OH, और ये 6 वाले से रिएक्ट किया CH2OH, बीच में O आ गया, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये इस तरीके से 3 वाली HOH अरेंज हो जाएंगी, HOH अरेंज हो जाएंगी। इस तरह से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगी, और इस रिंग को क्या कहेंगे, फ्यूरॉन रिंग। यहीं अगर ये क्या करता है कि C6 से C5 से रिएक्ट करता है, C5 से अगर यही ग्रुप रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, C5 से रिएक्ट करेगा तो ये फ्यूरानोज रिंग बनाएगा, और ये C6 से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फ्यूरानोज रिंग बनाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ये मेंशन है, मैंने आपको यही समझाया है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एनोमर्स क्या होते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 2 अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं अल्फ़ा और बीटा पोजीशन कहते हैं। ये कैसे डिसाइडेड होता है, इफ़ द हाइड्रोक्सिल ऑन एनोमरिक कार्बन, जो एनोमरिक कार्बन आपको मैंने बताया एनोमरिक कार्बन क्या होते हैं, जो एक मान लीजिए C6 है या C4 है, उस पोजीशन पे दो का है गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है, मैनोज है, जो C4 पे एक दूसरे से वेरी करे या C2 पे वेरी करे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एनोमर। तो बिलो द प्लेन ऑफ रिंग इट्स सेड टू बी अल्फा पोजीशन। अगर OH नीचे की तरफ पाया जा रहा है, बिलो द प्लेन, ये प्लेन मान लीजिए इसके नीचे की तरफ पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अल्फा रिंग। मुझे ऐसे दिखा देती हूँ इसको, अगर OH नीचे की तरफ पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अल्फा रिंग कहेंगे। और अगर OH जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, ऊपर की तरफ पाया जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज कहेंगे। यहाँ पे यही बताया गया है। ये क्या होते हैं, ये एनोमर्स होते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, म्यूटा रोटेशन जान लीजिए आप लोग। म्यूटा रोटेशन इन एक्वस सोल्यूशन द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रॉम वाया द ओपन चेन स्ट्रक्चर टू गिव मिक्सचर नोन एज म्यूटा रोटेशन। जो एक्वस सोल्यूशन में अल्फा और बीटा जो फॉर्म है, इसके कॉन्फ़िगरेशन है, दो अलग अलग फॉर्म है, कॉन्फ़िगरेशन है, उनका अगर इंटर कन्वर्जन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एनोमर। जैसे कि देखिए यहाँ दिखाया गया स्ट्रक्चर में, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है क्या, अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक,
इसमें मेल्टिंग पॉइंट इसकी है 140 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 146 डिग्री पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। जब आप लैब करेंगे तब आपको पता चलेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है। और अल्फ़ा क्या है, प्लस इसका रोटेशन कितना है, प्लस 112 डिग्री। और ये डी ग्लूकोज देखिए, ये C1 एटम पे क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, HOH, H प्लेन के ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, मतलब ये बीटा फॉर्म में है, और ये OH फॉर्म में, मतलब OH है। और यहाँ पे देखिए तो क्या हो जा रहा है इसके साथ, ये अल्फ़ा फॉर्म में है, और ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, इस प्लेन पे रोटेशन कर ले रहा है। और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, प्लस 90 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 90 डिग्री। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जा रहा है, वो कितना हो जा रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका दोनों चीज़ चेंज हो जा रहा है। इस प्रकार के रोटेशन को क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स के कुछ डेरिवेटिव्स, जिसको व्युत्पन्न भी हिंदी में कहते हैं, पाए जाते हैं, तो उनको जान लेते हैं। पहला डेरिवेटिव इसका देख लीजिए क्या है, ग्लाइकोसाइड। चलिए जानते हैं इसका पहला डेरिवेटिव क्या है, ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, व्हेन हेमिकेटल रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म एसिटल या हेमीएसिटल, ये आपको पता है, विथ एन अल्कोहल टू फॉर्म एसिटल। अगर हेमिकेटल अल्कोहल के साथ फॉर्म करता है तो एसिटल, और अगर हेमी एसिटल शुगर के साथ रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो वो एसिटल क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइड बनाता है। ग्लाइकोसाइड आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द एनोमरिक कार्बन ऑफ मोनोसेकेराइड एंड सेकेंड कंपाउंड दैट मे आर नॉट मोनोसेकेराइड। ये क्या होता है, इसमें देखिए ये कैसे बनते हैं, जब ग्लाइकोसाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब कंडेंसेशन होता है दो मोनोसेकेराइड का, जो एनोमरिक होते हैं, वो मोनोसेकेराइड भी हो सकता है या कुछ अलग भी हो सकता है, तो वो कंडेंस होके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड कहते हैं। और अगर इफ़ द हेमी एसिटल पोर्शन ऑफ इज ग्लूकोज, अगर हेमी एसिटल पोर्शन ग्लूकोज है, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज ग्लूकोसाइड, तो रिजल्टिंग कंपाउंड को ग्लूकोसाइड कहा जाएगा। अगर गैलेक्टोज है तो उसको क्या कहा जाएगा, गैलेक्टोसाइड। इसी तरह कोई भी अगर हेमी एसिटल पोर्शन जो भी ग्लूकोज रहेगा, मैनोज और गैलेक्टोज या ग्लूकोज, तो गैलेक्टोसाइड, मैनोसाइड, गैलेक्टोसाइड, ग्लूकोसाइड, इस तरह से उसका नेमिंग किया जाएगा। सेकंड इसका डेरिवेटिव क्या है, शुगर एसिड। इसका सेकंड डेरिवेटिव है शुगर एसिड। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इन एल्डोलेजेस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ मोनोसेकेराइड कॉल्ड एल्डोनिक एसिड। जब एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐड होंगे, और रिडक्शन का मतलब H ऐड होगा, उसमें से ऑक्सीजन रेड्यूस हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एल्डोनिक एसिड। अगर ग्लूकोज क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। वन इम्पॉर्टेंट एल्डोनिक एसिड इज L-एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं, विटामिन सी भी कहते हैं। विटामिन सी क्या है, ये डेरिवेटिव है मोनोसेकेराइड का, शुगर एसिड है ये। एल्डोलेजेस कैन अंडरगो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन आल्सो, ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के अंदर जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस यूरोनिक एसिड इफ टर्मिनल OH ग्रुप ऑक्सीडाइज। अगर टर्मिनल OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये यूरोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर एल्डोलेज ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्डोनिक एसिड। और अगर टर्मिनल OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यूरोनिक एसिड। अगर बोथ एल्डिहाइड ग्रुप एंड टर्मिनल ग्रुप ऑक्सीडाइज, तो ये एल्डेरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एल्डेरिक एसिड। यहाँ पे देखिए एल्डेरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ ग्लूकोज तो ग्लूकैरिक एसिड। देखिए अगर इसमें क्या होगा, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। अगर इसमें CHO ग्रुप अगर इसमें ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या बनाएंगे, एल्डोनिक एसिड। और अगर इसमें जो है इसका क्या नाम है, टर्मिनल OH ग्रुप हुआ ऑक्सीडाइज, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं आपके यूरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड बनाएंगे। और अगर इसमें दोनों एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हुए तो ये बनाते हैं एल्डारिक एसिड, ये बनाते हैं एल्डारिक एसिड, ठीक। आपको होप आपको ये शुगर एसिड डेरिवेटिव क्या है इसके समझ में आ गया। लास्ट इसका है अमीनो शुगर। अमीनो क्या शुगर क्या होते हैं, यहाँ देख सकते हैं, इसमें इस डायग्राम में आप देख लीजिए,
इस डायग्राम में दिखाया गया है कि क्या है, ये देखिए यहाँ पे इसमें बताया गया है। इसमें या ये देखिए CHO से क्या हो गया है, COOH ऑक्सीडाइज हो गया है। तो ये क्या है, डी ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि इसका एल्डिहाइड ग्रुप क्या हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्या है, अमीनो शुगर्स जान लीजिए। इन अमीनो शुगर अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन अमीनो और एसिटाइल अमीनो ग्रुप। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके थ्रू, अमीनो ग्रुप NH3 के द्वारा। तो इसको क्या कहेंगे, अमीनो शुगर। 3 अमीनो शुगर्स होते हैं जैसे डी ग्लूकोसामाइन, डी मैनोसामाइन और डी गैलेक्टोसामाइन। तो ये 3 तरह के शुगर पाए जाते हैं। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में बताया गया है। ये यहाँ पे क्या हुआ है, इसका OH ग्रुप, ये देखिए OH ग्रुप किससे कन्वर्ट हो गया है, NH2 से, अमोनिया से। तो ये क्या हो गया है, डी ग्लूकोसामाइन। होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है मोनोसैकेराइड पे, या पूछ लिया जाए व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, तो इतना नोट्स, इतना मैटर आपके लिए सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। तो होप गाइज आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे। और हाँ, एक बात और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।